क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये इस चैप्टर का तीसरा क्लास है। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कवर किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिटेल में कवर किया है। और सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हमने ऑलरेडी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने कवर कर लिया है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, इंसानों में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि इंसानों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ख्याल रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, एकमात्र मेथड है इंसानों में रिप्रोडक्शन के लिए। यानी हमारे पास दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे हमने प्लांट्स को ही देखा, प्लांट में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। लेकिन इंसानों में रिप्रोडक्शन के लिए एक ही मेथड है, एक ही मोड है, और वो है सेक्सुअल मोड। ठीक है। अब इस सेक्सुअल मेथड में या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता ये है कि मेल और फीमेल जर्म सेल आपस में फ्यूज करते हैं। यानी मेल और फीमेल जर्म सेल का आपस में फ्यूजन होता है और फ्यूजन से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं ना, चाहे हम मेल की बात करें या फिर हम फीमेल की बात करें, तो ये ना बर्थ के समय ना एक्टिव नहीं रहते हैं। यानी कि जब कोई चाइल्ड पैदा होता है तो उस समय उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक्टिव नहीं होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है ना, एक सर्टेन एज में आने के बाद ही फंक्शनल होते हैं, यानी काम करना शुरू कर देते हैं, इफेक्टिव होते हैं। और उस सर्टेन एज को कहा जाता है प्यूबर्टी। क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। तो आपने क्या समझा कि जब भी कोई चाइल्ड पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसी समय उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वे एक्टिव नहीं रहते हैं। और ये एक्टिव कब होते हैं? एक सर्टेन एज में आने के बाद एक्टिव होते हैं, और उस सर्टेन एज को हम कह रहे हैं प्यूबर्टी। तो आइए अब हम समझते हैं प्यूबर्टी के बारे में। देखिए, प्यूबर्टी की बात करें अगर, तो प्यूबर्टी जो है ना, एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में होता ये है कि किसी भी इंसान के ना बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना, वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। यानी कि बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक ऐसा पीरियड या लाइफ का एक ऐसा फेज जिस फेज में आने के बाद बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है स्लो डाउन हो जाए, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं वो मैच्योर होना शुरू कर दें, तो इस फेज को या इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। कोई भी चाइल्ड जो है ना, वो जनरली जो प्यूबर्टी है ना, वो अटेन करता है, अगर हम मेल की बात करें तो 13 से 14 साल में, और फीमेल की बात करें तो 11 से 13 साल में। बट आप ख्याल रखेंगे बच्चों, इस बात को ख्याल रखना कि ये जो एज यहाँ पे दिया गया है ना, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये वैरी करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई 13 साल का हो गया तो वो प्यूबर्टी के एज में एंटर कर ही गया। तो अलग अलग बच्चों में ये एज जो है ना, ये वैरी करता है। बट एक रफली आइडिया ये रहता है कि मेल जो होगा, मेल चाइल्ड जो होगा 13 से 14 साल की एज में प्यूबर्टी में एंटर कर जाएगा, और फीमेल जो है, फीमेल चाइल्ड, वो 11 से 13 साल की एज में ना प्यूबर्टी में एंटर कर जाएगी। ठीक है। इस एज से पहले अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है ना, वो प्रोड्यूस करने के लायक नहीं होते हैं। मतलब इस एज से पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ना ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्यूबर्टी समझ में आ गया। इसके बारे में और समझते हैं हम। देखिए, प्यूबर्टी जो है ना, उसे हम एडोलसेंस के दौरान एक ऐसे पीरियड के तौर पे देख रहे हैं जिस पीरियड में मेल के अंदर टेस्टिज, मेल में टेस्टिज, ठीक है, और फीमेल में ओवेरी, ये दोनों क्या होते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए आगे, हालांकि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है। ये जो टेस्टिज है ना मेल में, ये मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल में क्या है? ओवेरी, ओवेरी। ठीक है। अब ये टेस्टिज जो है ना, मेनली 2 काम करता है। एक तो काम करता है क्या? ये मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे स्पर्म। ठीक है। और जो ओवेरी है ना, ये फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करती है, या जिसे हम कहते हैं एग या ओवम। तो आपने क्या समझा कि जो टेस्टिज है या फिर जो ओवेरी है ना, ये प्यूबर्टी के एज में आने के बाद फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है। और ये रिलीज करने लगते हैं क्या? सेक्स हार्मोन। क्या रिलीज करेंगे? सेक्स हार्मोन। जैसे टेस्टिज जो है ना, वो रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन,
और ओवेरी जो है वो रिलीज करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे। और ये जो सेक्स हार्मोन है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसका जवाब आगे के स्लाइड में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपने दिमाग में क्या डालना है, आपको दिमाग में ये डालना है कि ये जो प्यूबर्टी का एज है ना, जैसे ही कोई चाइल्ड इस एज में एंटर करता है ना, तो मेल में टेस्टिज और फीमेल में ओवेरी, ये क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। यानी टेस्टिज का जो काम है ना, वो काम करना शुरू कर देता है, ओवेरी अपना काम करना शुरू कर देता है। तो टेस्टिज का काम क्या है, एक तो काम है इसका, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है सेक्स हार्मोन को सिंथेसिस करना और सिक्रीट करना। तो टेस्टिज जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, उसको सिंथेसिस और सिक्रीट करने लगता है, और ओवेरी जो है वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसको सिक्रीट करने लगता है। बट आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये जो चेंजेज आ रहे हैं ना, ये सारे चेंजेज ना काफ़ी स्लोली होते हैं, इनका जो स्पीड होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा ये डिफरेंट होगा डिफरेंट पीपल में, यानी सब में ये चेंजेस ना एक रेट से नहीं दिखेंगे और एक ही तरह नहीं दिखेंगे। अब हम समझते हैं कि ये जो प्यूबर्टी का एज है ना, इस एज में एंटर होते ही बॉयज़ के अंदर ना क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो देखिए, जो बॉयज होगा ना, सडनली क्या होगा, उसका हाइट ना ग्रो करेगा ड्रामेटिकली, यानी बहुत तेजी से क्या होगा, हाइट वगैरह जो होगा इसमें ग्रो करेगा, ठीक है। इसके अलावा वॉइस जो है ना वो डिप हो जाएगा, यानी कि आवाज़ जो है ना वो भारी हो जाएगी, जो एडम एप्पल है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो शोल्डर्स होंगे, यानी जो बॉय चाइल्ड होगा उसका जो शोल्डर होगा, या फिर जो शोल्डर जो है ना वो ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और बॉडी जो है ना वो मस्कुलर हो जाएगा, यानी उस पर मांसपेशियां आने लगेंगी, ठीक है, हेल्दी दिखने लगोगे आप, है ना। इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं, यानी चेहरे पर बाल आने लगते हैं, स्किन जो है ऑयली सा होने लगेगा, पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो आर्म पिट होता है या फिर जो प्यूबिक रीजन होता है ना, इन रीजन में भी हेयर ग्रो करने लगते हैं। प्यूबिक रीजन क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखिए, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो जो हमारा पेनिस है, पेनिस के आसपास के रीजन में हेयर निकल जाना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो जो वैजाइना जो बाहर से दिखता है ना, उस वैजाइना के आसपास के रीजन में क्या होता है, ठीक है, हेयर निकलने लगता है। तो जो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन है ना, उसी रीजन को हम कहते हैं प्यूबिक रीजन। तो प्यूबिक रीजन में और आर्म पिट के आसपास क्या होता है, हेयर्स निकलने लगते हैं। इसके अलावा पेनिस जो है ना वो इनलार्ज होने लगता है ओकेजनली, कभी कभी पेनिस क्या होगा, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और इससे पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाएगा या इनलार्ज होने लगता है। तो ये कुछ चेंजेज हैं जो प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में बॉयज में देखी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि प्यूबर्टी के एज में एंटर करने पर गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो नॉर्मली जो गर्ल्स की वॉइस होती है ना वो थिन और स्ट्रीलर हो जाती है, यानी पतली हो जाती है, ठीक है, आवाज़ में खनक पैदा होने लगती है। जो लड़कियों के या बच्चियों के शोल्डर्स होते हैं या फिर उनके हिप्स होते हैं, ये राउंड शेप होने लगते हैं, गोल होने लगते हैं। ब्रेस्ट का साइज भी इनलार्ज होने लगता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, एमसी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसको मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाऊंगा डिटेल में कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। बस अभी एक सिम्टम के तौर पे आप जान लीजिए कि ब्रेस्ट इनलार्ज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इस एज में एंटर करते ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेम बॉयज की तरह आर्मपिट की बात कर लें या प्यूबिक रीजन की बात कर लें, तो यहाँ पे ना हेयर ग्रो करने लगता है, ऑयली स्किन होने लगेंगे, पिंपल्स वगैरह निकलने लगेंगे। तो कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो बॉय और गर्ल में क्या है, कॉमन है। जैसे कि अगर हम इस सिम्टम की बात करें, है ना, कि आर्म पीट या फिर प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो करना या स्किन का ऑयली होना, पिंपल्स निकलना, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, और कुछ जो सिम्टम्स हैं वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अब एक टर्म जो है ना वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि हम ना किसी को देखकर ही बता देते हैं कि वो बॉय है या गर्ल, यानी कि आउटर अपीयरेंस की बात करें या जो ये फिजिकल डिसिमिलरिटी दिखती है ना, जिसके बेस पर हम कह पाते हैं कि हाँ कोई बॉय है या कोई गर्ल है, उनका जो ये डिफरेंट अपीयरेंस दिखता है ना, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में यहाँ क्या मेंशन किया गया है, द फिजिकल डिसिमिलरिटीज इन द मेल एंड फीमेल
ऑफ ए स्पीसीज, यानी किसी भी स्पीसीज के मेल और फीमेल में जो फिजिकल डिसिमिलरिटीज होती है विच गिव देम डिफरेंट अपीयरेंस, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी वो अलग अलग दिखते हैं, और इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है। अब दूसरा टर्म है हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। देखिए, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि टेस्टिज से ना और ओवेरी से ना सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये सेक्स हार्मोन जो हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, तो देखिए, फीचर्स विच हाईलाइट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि वो फीचर्स जो कि ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को ना हाईलाइट करते हैं, और उन्हें ही हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें एक बार इस चित्र को देखना है, और हमें ना डिफरेंट पार्ट्स को ना आइडेंटिफाई करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि नॉर्मली आप अगर देखेंगे ना तो पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, या फिर ह्यूमन ब्रेन हो गया, या फ्लावर का चित्र हो गया, ये दे देता है। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसमें ना मार्किंग कर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ना ऐसे निशान लगा के और यहाँ पे लिख देगा ए। ठीक है। ऐसे ही कहीं पर ना निशान लगा के यहाँ पे मान लीजिए निशान लगा दिया यहाँ पे और लिख दिया बी। और फिर आपसे बोलता है ना कि आप इनको आइडेंटिफाई करो, कि आप इन्हें पहचानो कि ये क्या कौन से पार्ट्स हैं, इनका नाम बताओ, और साथ में आप इनका फंक्शन बताओ। तो आइए हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मैं इसका फंक्शन भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट है ना वो है टेस्टिज। वो क्या है, टेस्टिज। तो टेस्टिज अगर हम देखें तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा टेस्टिज है। ठीक है। अब टेस्टिज का काम क्या होता है, टेस्टिज का दो काम होता है, ख्याल रखिए। नंबर वन काम क्या होगा, स्पर्म, यानी जो सेक्स जर्म सेल है वो इसी टेस्टिज में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और दूसरा जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी यहीं पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। दूसरा जो हमें पार्ट यहाँ पे नोटिस करना है वो है क्या, स्क्रोटम। स्क्रोटम, तो देखिए, ये जो टेस्टी ना जिस थैले में है, ये यहाँ पे एक पाउच की तरह दिख रहा है आपको। ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ये क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के भी ना दो काम है, आप इजीली याद रख सकते हैं। नंबर वन क्या काम है, तो चूंकि टेस्टिज इसके अंदर है तो ये टेस्टिज को प्रोटेक्शन देगा, और दूसरा काम इसका ये है कि ये ना टेस्टिज के टेम्परेचर को ना बॉडी के टेम्परेचर से कम करके रखता है। ठीक है। तो ये दो काम किसका है, स्क्रोटम का है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट हमें यहाँ पे देखना है, आप देखिए यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमस। इसका बस इतना काम है कि टेस्टिज के अंदर जो स्पर्म सिंथेसिस हुआ है ना, वो स्पर्म जो है ना आकर यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा। और उसके बाद ये स्पर्म जो है ना एक डक्ट के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से जो है ना सेमिनल वेसल तक जाएगा। तो ये जो ट्यूब ऐसे जा रही है ना, ये ट्यूब ऐसे जा रही है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वास्ट डिफरेंस। इसका यही काम है कि एपिडिडाइमस से क्या करेगा, स्पर्म को कहाँ तक पहुंचाएगा, तो ये स्पर्म को यहाँ तक लेकर आएगा, यहाँ तक। ठीक है। ये अब ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है सेमिनल विशल। ये क्या है, एक ग्लैंड है। ठीक है। इसी तरह अगर आप नोटिस करें, आगे बढ़ें, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और एक और चीज यहाँ पे दिख रही है जिसको मार्क नहीं किया गया है, ये क्या है, तो ये है काउपर्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये, काउपर्स ग्लैंड है। तो हमें यहाँ पे ना तीन ग्लैंड दिख रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड की बात करनी है आपको, एक तो सेमिनल वेसल की बात करनी है, आपने देख लिया यहाँ पे है। ठीक है। दूसरा कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि यहाँ पे है, और एक तीसरा ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, काउपर्स ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड हो गए ना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ब्लैडर है, जिसके अंदर यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा। यूरिन कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ नोटिस कीजिए, ये क्या है, यूरेटर है। ठीक है। यूरेटर से यूरिन जो है इस ब्लैडर में आएगा। फिर इसके बाद जो ऑर्गन है, पार्ट है, वो है ये देखिए। अगर आप इस ट्यूब को देखें और अगर आप इसको देखें, ये दोनों आकर यहाँ पे मिल रहा है ना। ठीक है। इसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है ना, पाइप की तरह ऐसे करके स्ट्रक्चर आ रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या काम है, तो ये ना एक कॉमन पैसेज है दो चीज़ों को सिक्रेट करने के लिए। एक तो यूरिन, आप नोटिस कीजिए, यूरिन भी क्या होगा, इसी से होकर बाहर आएगा। और दूसरा जो स्पर्म यहाँ से आ रहा है, वो स्पर्म भी इसी के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा।
जाएगा, यानी स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए कॉमन पासेज है यूरेथ्रा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो है पेनिस, वो है पेनिस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, पेनिस है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका काम ये है कि ये क्या करता है, स्पर्म को ना डिस्चार्ज करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो अब एक एक करके ना इन पार्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिज की। देखिए टेस्टिज जो है ना पेयर में होगा, यानी एक जोड़ा होगा ईदर साइड ऑफ द पेनिस, यानी पेनिस के दोनों तरफ। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टिज दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक तो स्पर्म, ठीक है, और स्पर्म को हम क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल। तो टेस्टिज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर 1 स्पर्म और नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और जो मेल जर्म सेल है स्पर्म, इन दोनों को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, टेस्टी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो अभी मैंने टेस्टोस्टेरोन की बात करी ना, मेल हार्मोन की, इसका काम क्या है, इसके दो काम है बाबू। नंबर 1 ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा, और दूसरा स्पर्म फॉर्मेशन के रेट को ना कंट्रोल करेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए मेल सेक्स हार्मोन के फंक्शन बताओ, तो कितने फंक्शन है इसके, दो। कौन कौन से फंक्शन मैंने बताए, नंबर 1 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा, और नंबर 2 ये क्या करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन के रेट को कंट्रोल करेगा। क्लियर है। अब देखिए ये टेस्टी जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर है ना ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर बोलने का मतलब है ट्यूब की तरह, यानी एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो अंदर का लेयर होता है ना, इनसाइड लेयर, वो बना होता है एपिथेलियम सेल से। ध्यान रखिए कौन से सेल से, एपिथेलियम सेल से। और यही एपिथेलियम सेल जो है ना रेगुलरली डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, कि जो टेस्टिज है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है, पाइप की तरह होता है। और उसका जो इनर लेयर होता है वो किससे बना होता है, एपिथेलियम सेल से बना होता है। और यही एपिथेलियम सेल जो है रेगुलरली डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट स्क्रोटम की बात करते हैं। देखिए स्क्रोटम जो है ना, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जिसको हिंदी में उदर गुहा कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के ना बाहर ये पाया जाएगा, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का मतलब क्या हो गया, थैला, पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर क्या रहता है, टेस्टी रहता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका ना दो काम है। नंबर 1 काम क्या है, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है, किसको, टेस्टी को, यानी टेस्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा इसका काम ये है कि ये जो टेस्टिज का टेम्परेचर है ना, वो बॉडी के टेम्परेचर से ना कम करके रखता है, कम करके रखता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्टिज जो है ना वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि टेस्टिज का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो, कम रहे। जैसे आप यहाँ पे इसे नोटिस कर सकते हैं, देखिए क्या मेंशन किया गया है, इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिज लोअर देन द बॉडी, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से क्या करता है, ये टेस्टी के टेम्परेचर को कम करके रखता है, ठीक है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिज मस्ट बी लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो टेस्टी का टेम्परेचर है ना वो बॉडी के टेम्परेचर से क्या रहे, कम रहे। तो इसमें कौन हेल्प करेगा, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के कितने काम हुए बाबू, दो काम हुए। एक तो टेस्टिज को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा क्या होगा, दूसरा टेस्टिज के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम करके रखना। अब एक एपिडिडाइमस है जो कि मैंने आपको दिखाया था, कहाँ पे है, ठीक है। एपिडिडाइमस जो है ना एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है टेस्टिज के अंदर, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो स्पर्म को स्टोर करना और हेल्प करना उसे वास्ट डिफरेंस में एंटर करने में। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है, तो देखिए वास्ट डिफरेंस जो है ना ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यह भी एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस, यानी एपिडिडाइमस का जो लोअर पार्ट होता है ना वहां से ये क्या होता है, निकल रहा होता है, निकलता है, ठीक है। और ये कैरी करता है स्पर्म को सेमिनल वेसल तक पहुंचाता है, ठीक है। सेमिनल वेसल जो ग्लैंड है ना वहां तक ये स्पर्म को कैरी करके पहुंचाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स द स्पर्म टू रीच द इजैकुलेटरी डक्ट, जो इजैकुलेटरी डक्ट है उस डक्ट तक स्पर्म को पहुंचाने में ये हेल्प कर रहा है, और इसे हम स्पर्म डक्ट भी कहा करते हैं, ठीक है।
यूरेथ्रा की बात करें अगर, तो यह भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, और ये काम करता है एक कॉमन पासेज के तौर पर यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। यानी यूरिन, क्या बोला मैंने, यूरिन और स्पर्म दोनों के दोनों जो है ना वो यूरेथ्रा से ही क्या होंगे, पास होंगे। लेकिन ख्याल रहे कि यूरेथ्रा जो है ना कभी भी इन दोनों को एक साथ कैरी नहीं करता। यानी या तो यूरिन पास होगा जब, उस समय स्पर्म पास नहीं होगा, और जब स्पर्म पास आउट होगा उस समय यूरिन पास आउट नहीं होगा। इट सिक्रेट्स सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये सेमिनल फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है। पेनिस की बात करें तो देखिए ये एक फ्लैशी ऑर्गेन है जो कि स्पर्म को क्या करता है, इजैकुलेट करता है या स्पर्म को डिस्चार्ज करता है। ठीक है। और ये वो ऑर्गेन है ना जिस ऑर्गेन के थ्रू दो पेरेंट्स जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है। स्पर्म जो है ना इसी पार्ट की वजह से पेनिस के थ्रू ही क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में पहुंचता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वैजाइना, वैजाइना में पेनिस ही है जो क्या करता है, स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा या वहां तक उसे पहुंचाएगा। ठीक है। होता ये है कि जब स्पर्म ना यूरेथ्रा में कलेक्ट हो जाता है तो पेनिस जो है ना इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट मतलब पेनिस ना हार्ड हो जाता है। ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेनिस के टिश्यू होते हैं ना, पेनिस के टिश्यू, उन पेनिस के टिश्यू में ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। तीन ग्लैंड्स हमने देखा था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल विशल और काउपर्स ग्लैंड। तो सबसे पहले हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना लोकेटेड कहाँ होता है, तो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है ना उस ब्लैडर के नीचे ये लोकेटेड होता है और ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट करता है और वो फ्लूइड कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है। ये मिल्की होगा, दूधिया कलर का होगा, स्टिकी, चिपचिपा या जेली की तरह का सबस्टांस होता है। और ये 30% सेमेन का पार्ट होता है। जो सेमेन होता है, सेमेन का 30% पार्ट क्या होता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अभी हम बात कर रहे हैं ना, इस सिक्रीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इनमें देखो, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम एंड फास्फेट है, क्लॉटिंग एंजाइम है और प्रोफिब्रिनोलिजिन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसके अंदर हैं, तो वो है इसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड में। किसमें बोला मैंने, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर है। ठीक है। ये हेल्प करता है स्पर्म के मोटिलिटी में, यानी स्पर्म को आगे मूव करने में हेल्प करता है। अब दूसरा ग्लैंड लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास ग्लैंड है सेमिनल विशल। अब देखिए ये सिक्रीट करता है एक खास तरह का फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं विशियस फ्लूइड, और ये हेल्प करेगा मीडियम को अल्कलाइन बनाने में। अब मीडियम को अल्कलाइन बनाना क्यों जरूरी है, तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है ना उसका मीडियम जो है एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम में ना स्पर्म जो है ना वो एलाइव नहीं रह सकता। तो फिर उस मीडियम को अल्कलाइन करना होगा, तो अल्कलाइन कौन करेगा, तो वो विस्कस फ्लूइड जो है उसको अल्कलाइन करेगा। इसके अलावा जो सेमेन है ना, सेमेन का 60% वॉल्यूम जो है ना वो क्या होता है, विस्कस फ्लूइड का होता है। इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो 7.4 है, यानी कि स्लाइटली क्या है, अल्कलाइन है। और इस फ्लूइड के अंदर, यानी इस सिक्रीशन के अंदर सेमिनल विशल जो है ना जो सिक्रीट कर रहा है, तो क्या सिक्रीट कर रहा है, विसियस फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है। इस सिक्रीशन में क्या क्या शामिल होता है, इसमें फ्रूटोज होता है, हार्मोन होता है कौन सा, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडीन, थोड़ा सा नाम काफ़ी टिपिकल है, प्रोस्टाग्लैंडीन करके, क्लोटिंग प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो विसियस फ्लूइड में होती हैं। तीसरा ग्लैंड है हमारे पास काउपर्स ग्लैंड। देखिए काउपर ग्लैंड जो है ना पेयर में होगा, ठीक है, और ये यूरेथ्रा के ना लेटरल साइड पे पाया जाता है। इसे ना एक और नाम से जाना जाता है जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, वल्वर्थिरल ग्लैंड करके इसे बोला जाता है। ठीक है। ये सिक्रीट करता है ट्रांसपेरेंट स्लीमी जेली लाइक फ्लूइड को सिक्रीट करता है, और वह भी क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन ही होता है। पीएच वैल्यू 7.2 के आसपास है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है।
ये डिस्ट्रॉय कर देता है एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को, यानी यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी का मीडियम है ना उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि क्या हो सके, यूरेथ्रा के माध्यम से जो स्पर्म वगैरह का मूवमेंट है ना वो मूवमेंट इजली हो सके। ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, जो कि वैजाइनल ट्रैक्ट को ना ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेट यानी उसे चिकना बनाता है, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिस का इंसर्शन जो है ना वो इजिली हो सके। ठीक है, अब देखिए स्पर्म के बारे में ऑलरेडी हमने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ था। स्पर्म के बारे में आप क्या जान लीजिए। और देखिए स्पर्म जो है ना उसका बॉडी जो है ना काफ़ी स्मॉल होता है और इसका एक लंबा सा टेल होता है, और मेनली ये स्पर्म जो है ना कंपोज्ड है, बना हुआ है किससे, जेनेटिकल मटेरियल से, है ना, जेनेटिकल मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ से बना होता है। और वैसे आप ख्याल रखिएगा कि जो जेनेटिकल मटेरियल्स होते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो होता है ना वो कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। यानी स्पर्म का जो जेनेटिकल मटेरियल्स होगा वो मटेरियल कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। और स्पर्म का जो मैक्सिमम पार्ट है ना वो उसका न्यूक्लियस ही होता है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर तो आप पहले से ही जानते हैं। तो ये स्पर्म का क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन क्या हो गया, हेड हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, इसका टेल है, टेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी ना ये सवाल पूछा जाता है, आपको ना ये चित्र दे देगा, इमेज दे देगा और देकर ना मार्किंग कर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एरो देकर बोल दिया ए, ठीक है, यहाँ पे एरो देकर बोल दिया बी, ठीक है, इसी तरह, या यहाँ पे एरो देकर बोल दिया सी। आपसे बोलेगा कि आप इन्हें आइडेंटिफाई करो और आप इनका ना फंक्शन बताओ। तो पहले हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, हम इन्हें पहचानते हैं, ठीक है, फिर हम इनकी फंक्शन की भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है, ये नंबर वन हम इसको ख्याल करेंगे। ये क्या है, ओवेरी है। तो आप क्या देख रहे हो, ओवेरी हमारे पास क्या है, दोनों तरफ है, यानी कि दो ओवेरी हो गए। देखिए ओवेरी का वही काम है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिज का काम था। टेस्टिज क्या करता था, एक तो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता था और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता था। तो ओवेरी भी वैसा ही करेगा। ओवेरी क्या करेगा, ये फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद दूसरा जो पार्ट ख्याल रखना है वो है ये, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी दो हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ओवेरी से कनेक्टेड है और फिर जाकर कहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ से और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, रेडिश सा स्ट्रक्चर, जो ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे यूटेरस। ये क्या है, यूटेरस। आप नोटिस कर सकते हैं यूटेरस का जो ये डबल मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर रेड रेड सा क्या दिख रहा है, वो ब्लड है। क्या है, वो ब्लड है, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझाएंगे तो, ठीक है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ना, एक नैरो सा पासेज होता है, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। और ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। ख्याल रखें, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेनिस है ना, वो स्पर्म को यानी मेल जर्म सेल को कहाँ डिस्चार्ज करता है, वो वेजाइना में ही डिस्चार्ज करता है। फिर आप समझ सकते हैं स्पर्म जो है मोटाइल होता है, तो स्पर्म जो है यहाँ से सर्विक्स से होते हुए ऐसे मूवमेंट करते हुए कहाँ आएगा, तो वो आएगा ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। और फिर ओवेरी से भी एग निकल कर कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में ही फिर मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इनके एक एक पार्ट को ना डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरी की। देखिए ओवेरी कितने होते हैं, दो ओवेरीज हैं। और ये नियर किसके पास होता है, फैलोपियन ट्यूब के पास होता है। इसके फंक्शन में आपको क्या ख्याल रखना है, दो काम करता है। नंबर वन, ये एक को प्रोड्यूस करेगा और दूसरा यहाँ पे जो हार्मोन है ना वो गलत लिखा गया है, आप इसे ख्याल कर लें। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो सेक्स हार्मोन जो है वो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब होता ये है कि एक ओवुलेशन साइकिल होता है। अब ये ओवुलेशन साइकिल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओवेरी से ना एक जो है ना वो ओवुलेट होता है हर 28 या 30 दिन के बाद अप्रोक्सीमेटली। ये डेट जो है फिक्स नहीं होते हैं, डेज अलग अलग फीमेल में ये अलग अलग होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हर महीने एक एक जो है ना वो क्या होता है, ओवेरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ठीक है। फिर अगले महीने भी ऐसा होगा। तो दो ओवुलेशन के बीच का जो पीरियड है ना, उस पीरियड को हम कह देते हैं ओवुलेशन साइकिल। ओवुलेशन साइकिल। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो एक काम कीजिए, देखिए ये जो ओवेरी है ना, ये ओवेरी क्या करेगा, हर महीने एक एग को ना क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये एग कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में,
ठीक है। तो ओवेरी ने एक को क्या किया, रिलीज किया, इसको हम बोलेंगे ओवुलेशन। और दो ओवुलेशन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोल देंगे, ओवुलेशन साइकिल बोल देंगे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो, बोला गया है कि वन एग मैच्योर, यानी एक एग क्या होता है, मैच्योर होता है एक ओवुलेशन साइकिल में, और वो ओवेरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन की जो अभी हमने बात करी, एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरॉन, ये तो गलत है, आप ख्याल रखिएगा। एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरॉन वो क्या करता है, तो वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जिसे हम ओविडक्ट भी कहा करते हैं, ठीक है। तो वन फैलोपियन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम ईच साइड ऑफ द टॉप ऑफ द यूटेरस, यानी यूटेरस के टॉप से दोनों तरफ ना एक एक फैलोपियन ट्यूब निकल रहा होता है, ठीक है। और मैच्योर एग जो है ना वो यहीं पर रिलीज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ओविडक्ट के बारे में आपको क्या ख्याल रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल के बीच का जो फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन यानी वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन का साइट है ना, साइट क्या है, तो फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, फैलोपियन ट्यूब है या फिर ओविडक्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यूटेरस, ठीक है। जो दो ओविडक्ट्स है ना या दो फैलोपियन ट्यूब है ना, वो यूनाइट होते हैं एक इलास्टिक बैग में, ठीक है। इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि एक थैले की तरह का स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल सा, और उसी को हम क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। इसका शेप जो है ना पियर शेप्ड होता है, हॉलो, हॉलो यानी खोखला है ना, मस्कुलर ऑर्गन है, जहाँ पे एम्ब्रायो जो है इम्प्लांट होता है और वहीं पर एम्ब्रायो जो है डेवलप होता है। यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि यूटेरस ही वो पार्ट है जहाँ पर एम्ब्रायो जो है इम्प्लांट होगा, यानी भ्रूण जो है आकर प्रतिस्थापित होगा और वहीं पर वो क्या होगा, डेवलप होगा। यूटेरस के जो वॉल होते हैं ना, जिसमें हमने देखा था कि क्या भरा होता है, ब्लड भरा हुआ होता है, ये सेफ्टी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्यूटस को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये फ्यूटस क्या है, तो एम्ब्रायो ही डेवलप होकर किस में चेंज हो जाता है, फ्यूटस में चेंज हो जाता है। तो फ्यूटस को सेफ्टी और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो वॉल ऑफ यूटेरस, और वॉल ऑफ यूटेरस में क्या होता है, ब्लड होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सर्विक्स। सर्विक्स जो है ना ये लोअर एंड द नैरोअर पोर्शन है यूटेरस का, यानी यूटेरस का ये सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और काफ़ी संकरा, काफ़ी पतला होता है, और ये वैजाइना में ओपन होता है। वैजाइना जो है ये मस्कुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है, यानी कि ट्यूब की तरह का ये एक ऑर्गन है, और ये स्पर्म को रिसीव करेगा। तब ये ध्यान रखिए कि स्पर्म को रिसीव कौन करता है, वैजाइना करता है, ठीक है। ठीक है, मेल पार्टनर जो स्पर्म डिस्चार्ज करता है वो वैजाइना में ही डिस्चार्ज करेगा। और ये ना एक कैनाल की तरह भी काम करता है बच्चों के जन्म के समय, और इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कह दिया जाता है। यानी बच्चे जो हैं वो इसी वैजाइना के माध्यम से मदर के या माँ के रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो है ना वो बाहर आते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग के हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके डिफरेंट पार्ट्स को, उनके फंक्शन को देख लिया। अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन मैंने आपको समझा दिया ना कि ओवेरी से क्या होगा, हर महीने एक मैच्योर एग जो है रिलीज होकर कहाँ पहुँचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा, ठीक है। अब जब फैलोपियन ट्यूब में वो पहुँचेगा तो वहाँ पे कौन पहुँचेगा, स्पर्म पहुँचेगा, और स्पर्म और एग के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं इंसानों में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। देखिए, मेल गैमेट, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है ना, इनके फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर इंसानों की बात करें तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है, ओबम। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म, ठीक है, और ओबम के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो देखिए, स्पर्म जो है ना वो एंटर करता है थ्रू द वैजाइनल पासेज, यानी स्पर्म वैजाइनल पासेज के थ्रू एंटर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या फिजिकल रिलेशन के दौरान, ठीक है। फिर ये जो स्पर्म है ना ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और ये पहुंच जाता है ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और वहीं फैलोपियन ट्यूब में अगर इसका एनकाउंटर एक से हो गया तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अधिकांश केसेज में क्या होता है कि एक स्पर्म जो है ना, स्पर्म में कई सारे सेल होते हैं, लेकिन केवल एक ही सेल अगर
पेनिट्रेट हो गया इनसाइड द ओवम, यानी ओवम के अंदर वो क्या होता है, पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, और वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ में, फीमेल न्यूक्लियाई के साथ में, और इससे वो फॉर्म करता है जाइगोट। मैं ये बात आपको रिपीट करके बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझिए कि एक स्पर्म जो है वो क्या होगा, पेनिट्रेट हो जाएगा इनसाइड द ओवम, यानी ओवम के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ओवम कहीं नहीं जा रहा है, स्पर्म वहां पहुंच रहा है, और उसके बाद स्पर्म क्या हो रहा है, उसमें पेनिट्रेट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पेनिट्रेट होने के बाद वो फ्यूज करेगा किसके साथ में, तो वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, और मिलकर वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा जाइगोट, ठीक है। और यही जाइगोट जो है ना, ये क्या होगा, यूटेरस के लाइनिंग पर, यानी कि जो गर्भाशय की दीवार होती है ना, वहां पे जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, प्रतिस्थापित होगा, और रेगुलरली डिवाइड भी होता रहेगा, ठीक है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, इम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रयो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यानी यूटेरस की जो थिक लाइनिंग है ना, जहां पे एम्ब्रयो जाकर इम्बेड हो रहा है या इम्प्लांट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ओवुलेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा कि जो जाइगोट है वो रेगुलरली डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली फर्टिलाइजेशन के 13 से 14 दिनों के बाद वो जाकर यूटेरस के वॉल पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, फैलोपियन ट्यूब, और उसी में जाकर वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज क्या हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेज आने वाले हैं। तो देखो, जाइगोट जो है ना वो रेगुलरली डिवाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है यूटेराइन वॉल पर, इसके बाद जो इम्ब्रायो है वो इम्ब्रायो जो है प्लेसेंटा में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, यूटेरस के वॉल पर एक स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। इम्ब्रायो जो है ना वो न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के हेल्प से ही प्राप्त करता है, और वो इम्ब्रायो फिर ग्रो करके चेंज हो जाता है फ्यूटस में, और फ्यूटस जो है वो ग्रो करता है और एक नए चाइल्ड के रूप में अप्रोक्सीमेटली 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, और प्लेसेंटा और साथ में उसके फंक्शन की। देखिए, प्लेसेंटा जो है ना एक डिस्क है, ठीक है, जो कि एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज इम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, यानी जो यूटेराइन वॉल है ना उसी में वो इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड बोलने का मतलब है कि धंसा हुआ होता है, ठीक है। इसमें विलाई होते हैं, ठीक है। अगर हम एम्ब्रयो साइड पे देखेंगे तो विलाई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मदर साइड पे ना ब्लड स्पेसेज होते हैं, और वो ब्लड स्पेसेज जो है ना विलाई से सराउंडेड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास होने के लिए। कहाँ से, तो मदर से एम्ब्रयो तक। तो मदर से एम्ब्रयो तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन इजीली पास आउट हो सके, इसके लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, और वो लार्ज सरफेस एरिया कैसे मिलता है, तो वो विलाई के थ्रू मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ प्लेसेंटा जो है ना वो काम करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्लेसेंटा की भूमिका देखनी है, प्लेसेंटा के रोल को समझना है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है, अटैचेज द फ्यूटस टू यूटेराइन वॉल, यानी यूटेराइन वॉल में फ्यूटस को कौन अटैच करता है, प्लेसेंटा अटैच करता है। इसके पास क्या होता है, विलाई होता है, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है फिक्सेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करता है क्या, तो ये पैसेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रयो, ठीक है। यानी देखिए, जो माँ का ब्लड होता है ना, उस माँ के ब्लड में क्या है, न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है। तो माँ के ब्लड से ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो किसको मिले, एम्ब्रयो को मिले। तो ये किसके थ्रू होगा, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू होगा। इसके अलावा वेस्ट सबस्टांस जो एम्ब्रयो प्रोड्यूस करता है, या जो फ्यूटस वेस्ट सबस्टांस प्रोड्यूस करता है, वह वेस्ट भी रिमूव जो होता है ना वो प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव होता है, यानी प्लेसेंटा के थ्रू वो माँ के ब्लड में क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है एक्स्ट्रा ओवेरियन हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, और ये फ्यूटस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा क्या है, एक डिस्क की तरह एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर है जो यूटेराइन वॉल पे इम्बेडेड होता है, और उसी में जाकर जो एम्ब्रयो है इम्प्लांट होता है, और वो एम्ब्रयो को या फ्यूटस को एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, और दूसरा क्या है, वेस्ट डिस्पोजेबल में भी हेल्प कर रहा है। अब देखिए, एक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। तो पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझते हैं। देखिए,
अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन जो है ना वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल यानी मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, अपने गैमेट को डिस्चार्ज करेंगे आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करेंगे, और जो जाइगोट होगा ना वो भी क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी ही बनेगा। जैसे फ्रॉग में ना इसी तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फ्रॉग में जो मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों अपना क्या करेंगे, गैमेट जो है डिस्चार्ज करेंगे आउटसाइड द बॉडी, फिर उन दोनों गैमेट्स के बीच में आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि बॉडी के बाहर हो रहा है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए जैसे इंसान है ना, इंसानों में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है ना उनका फ्यूजन जो है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। फ्यूजन कहाँ पे हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में, तो बॉडी के अंदर ही हो रहा है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल जो मेल होता है ना वही क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा अपने गैमेट को, यानी कि स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा कहाँ पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी जो वैजाइना वाला पार्ट होता है ना वहाँ पर डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, और फिर जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, बॉडी के अंदर ही होगा। तो इस तरह का जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये इंसानों में, बर्ड्स में, कैटल में, इन सब में पाया जाता है। अब देखिए ओवुलेशन साइकिल क्या होता है, मैंने आपको अभी भी समझाया था, फिर से आप देख लीजिए ओवुलेशन साइकिल क्या होता है। तो हमें यहाँ पे ओवुलेशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, टाइम पीरियड बिटवीन टू ओवुलेशन इज कॉल्ड ओवुलेशन साइकिल, यानी दो ओवुलेशन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन साइकिल। तो देखिए ये हमारा क्या है, ओवेरी है, और ओवेरी क्या करेगा, हर महीने एक मैच्योर एक को ना यहाँ पे रिलीज कर देगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ओवेरी ने एक को रिलीज किया, इसे क्या कहेंगे, ओवुलेशन, और दो ओवुलेशन के बीच का पीरियड क्या कहलाएगा, ओवुलेशन साइकिल कहलाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जैसे ही देखिए जैसे ही ओवेरी जो है ना यहाँ पे एक को रिलीज करेगा ना, जो ये यूटेरस है ना, जो यूटेरस है, यूटेरस क्या करता है, वो एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है, प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। और इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो ये यूटेराइन वॉल आपको दिख रहा है ना, इस यूटेराइन वॉल के अंदर बीच में क्या होता है, रक्त भरने लगता है, ब्लड भर जाता है। ठीक है, क्यों, ताकि क्या होगा, देखो अब मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, और फिर वो जाइगोट धीरे 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 ऐसे होते होते क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उसी में आकर वो क्या करेगा, प्लेसेंटा के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस एम्ब्रियो का वेस्ट डिस्पोजेबल भी होगा, तो वो सारी चीज़ें कैसे होगी, तो वो इसी यूटेराइन वॉल में जो ब्लड है ना वो उस ब्लड के थ्रू होंगी। लेकिन सपोज करके देखिए कि अगर मान लीजिए कि ओवुलेशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बना तो वो रेगुलरली डिवाइड नहीं होगा, और वो फिर आकर यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांट नहीं होगा। जब इम्प्लांट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ना यूटेराइन वॉल का, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ना ब्रेक कर जाएगा, और इसके अंदर जो ब्लड होगा, म्यूकस होगा, वो सब क्या होगा, वाजाइनल पार्ट से ना बाहर आएगा, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसे मैं आपको डिटेल में अभी समझाता हूं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो कह रहे हैं कि मैच्योर फीमेल जो है ना उसमें क्या होगा, वन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरी एवरी मंथ फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी हर महीने क्या होगा, एक एग जो है ना वो रिलीज होगा ओवेरी से, किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और जैसे रिलीज होगा ना, यूटेरस क्या करेगा, अब प्रिपेयर करना शुरू कर देगा फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। और इसके लिए होगा ये कि जो यूटेरस का इनर लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग वो थिक होने लगेगा। ठीक है, और उसमें ब्लड जो है फिल हो जाएगा, ताकि वो एम्ब्रियो को क्या कर सके, ताकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे सके, उसे पोषण दे सके। लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर एग जो है ना वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, जो लाइनिंग ऑफ द यूटेरस है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो झिल्ली टूट जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, जो उसके अंदर ब्लड है, ठीक है, वो जो भी चीज़ें हैं ना वो रिलीज होंगी, बाहर आएंगी, किस फॉर्म में, वो ब्लड के अंदर और म्यूकस के फॉर्म में वाजाइना से बाहर आएंगी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करने को बोला जाए तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन को, कि menstruation is a process in which blood and mucus flows out every month through the vagina। यानी क्या समझा हमने, कि वैजाइना से
हर महीने, ठीक है, ब्लड और म्यूकस जो है ना वो बाहर फ्लो करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब एक ना फर्टिलाइज ना हो, यानी एक फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। और दो मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है या एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फिक्स नहीं होता है, अलग अलग पर्सन में ये अलग अलग होगा। नॉर्मली 28-30 दिन के आसपास का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये लगभग 2 से 8 दिनों तक चलता है, यानी जो ब्लीडिंग होती है वो 2 से 8 दिन तक हो सकती है। नॉर्मली 2 से 3 दिन तक होती है, बट रेयर केसेज में ये 8 दिन तक भी हो सकती है। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना प्यूबर्टी के एज में एंटर करते वक्त, उस पहले एमसी को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को या मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। और जो लास्ट वाला एमसी है ना, यानी मेंस्ट्रुएशन है ना, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। तो आप ख्याल रखेंगे, फर्स्ट को बोलते हैं मिनार्क और लास्ट वाले को हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज जो है ना लेट 40s में आता है, यानी कि 40 साल के लास्ट का जो पीरियड होता है ना उसके बाद मीनोपॉज आता है। और मीनोपॉज आने के बाद मतलब है कि मीनोपॉज के बाद वो जो फीमेल है ना वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। अब यहाँ पे दो सवाल है। पहला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज? क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा? तो आप इजीली बता सकते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस मैंने बताया वहां से। दूसरा, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑक्योर, यानी मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, तो उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर हम बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो उसके लिए फिजिकली, मेंटली और सोशियली, ठीक है, तीनों तौर पर हमें क्या होना होगा, फिट होना होगा। और इसे ही कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ना इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पहला क्या है, द फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड, यानी फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, यानी फैमिली साइज को कैसे हम लिमिटेड रखेंगे इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वैसी डिजीज जो कि सेक्सुअल रिलेशंस की वजह से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट हो जाती हैं, उनका प्रिवेंशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तौर पर हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना उन्हें काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, हाइजीन की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। नहीं तो क्या होगा कि वो ना कई सारे इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, कई सारे डिजीज आपको हो सकती हैं। और इसी तरह के एक प्रकार के डिजीज़ की अभी हम बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ना ये ऐसी डिजीज हैं जो स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड मतलब जो फैलती हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये फैलेगा। अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है और दूसरा पार्टनर हेल्दी है तो इन्फेक्टेड जो पार्टनर है ना या इन्फेक्टेड जो पर्सन है ना वह हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दूसरा वायरल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे पास गोनेरिया है और सिफिलिस है, और वायरल इन्फेक्शन में वार्ड्स है और एड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ख्याल रखना होगा, ये जो हमने एड्स की बात करी ना इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है ना ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और इसीलिए काफ़ी ये खतरनाक बीमारी है। अब सवाल ये है कि क्या एसटीडीज से हम बच सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हम बच सकते हैं? तो देखिए, कंडोम जो है ना वो सम एक्सटेंट तक, यानी कुछ हद तक ना इन चीज़ों के इन्फेक्शन से हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है, कुछ हद तक बचा सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस की। देखिए, कॉन्ट्रासेप्शंस के ना हमारे पास नॉर्मली 4 मेथड होते हैं। पहला है मैकेनिकल बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होगा वो कंडोम का यूज़ करेगा और जो फीमेल पार्टनर है ना वो सर्वाइकल कैप का यूज़ करती हैं। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड, ठीक है। इसमें पील्स लिए जाते हैं, यानी गोलियां, दवाइयां खाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये हमारे हार्मोन को ना इम्बैलेंस कर देता है, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन बैलेंस है ना उसको चेंज कर देता है। तो इसका क्या होगा, बैड इफेक्ट भी होगा, बुरा प्रभाव भी होगा, ठीक है। तीसरा है
हमारे पास कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कि कॉपर टी क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और चौथा सर्जिकल मेथड है, जिसमें मेल के अंदर वेसेक्टॉमी होगी, जिसे नॉर्मली नसबंदी कह दिया जाता है, वर्स्ट डिफरेंस को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो फीमेल होंगे उनमें क्या होगा, ट्यूबेक्टॉमी यानी फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आप ख्याल रखें, अभी हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात की, ठीक है। क्या कोई ऐसा मेथड है कंट्रासेप्शन का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा सकता है? तो वो है। वो कौन सा मेथड है? वो है मैकेनिकल बैरियर, यानी कि यूज ऑफ कंडोम बाय द मेल पार्टनर एंड यूज ऑफ सर्वाइकल कैप बाय द फीमेल पार्टनर। तो अगर मैकेनिकल बैरियर को यूज किया जा रहा है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है, लेकिन इनके थ्रू नहीं बचा जा सकता है, ठीक है। अब सवाल है कि जो मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हमने पढ़ा ना, तो इसको एडॉप्ट करने का रीज़न क्या है? कंट्रासेप्शन के मेथड हम क्यों एडॉप्ट करते हैं या हमें क्यों एडॉप्ट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी से अगर हम बचना चाहते हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी से जो कपल्स हैं वो बचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कंट्रासेप्शंस को यूज कर सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो प्लान की जाती है कि आप मतलब कि कब मतलब कि फादर बनना चाहते हैं, कब मदर बनना चाहती है एक स्त्री, तो वो प्लान करके प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर बिना प्लान के अगर बच्चा है, मान लीजिए कि एक फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया, और अगर आप उस बच्चे को रखना नहीं चाहते हो, तो इसे क्या बोला जाएगा? वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए, इसके अलावा ये टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज और बर्थ रेट, जो बर्थ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए। टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, और इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फिजिकल बैरियर मेथड। अब आइए इस क्लास के हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, और इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है ये ए हेल्दी सोसाइटी। इससे ये जो हेल्दी सोसाइटी है ना, इससे ना अक्सर ना सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टोटली जो एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं ना, वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फ्यूटिसाइड, यानी कि फीमेल फ्यूटिसाइड के कारण। फीमेल फ्यूटिसाइड का मतलब क्या होता है? फ्यूटस आप समझते हो ना, एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करके फ्यूटस में चेंज हो जाता है, तो फ्यूटस का सेक्स डिटरमाइन कर लिया गया, यानी माँ के गर्भ में ही फ्यूटस का क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं इमोरली अनैतिक तौर पे क्या करते हैं, वो फ्यूटस का सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो सेक्स जो है वो मेल है या फीमेल है वो चाइल्ड, ठीक है। और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो फिर क्या किया जाता है, माँ के गर्भ में ही उसको डिफरेंट टाइप से क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड, ठीक है। तो ये जो फीमेल फ्यूटिसाइड है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, और काफ़ी अलार्मिंगली है ना, मतलब काफ़ी खतरनाक तरीके से ये डिक्लाइन हो रहा है, खास करके इन सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के कुछ खास सेक्शन में। अब यहाँ पे एक बड़ी ने इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप देखें ना तो नॉर्मली ये पाया जाता है कि जो फीमेल फ्यूटिसाइड है ना, वो अक्सर एजुकेटेड लोगों में देखने को मिला, या फिर जो रिच पीपल होते हैं ना, रिच फैमिलीज होती है, उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक पैट्रियार्टिक सोसाइटी है, जिसमें कि मेल को यानी कि बॉयज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ये एक उसका भी कारण है, यानी ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेक्स रेशियो हम किसे कहते हैं? सेक्स रेशियो जो है ना, वो नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ मेल इन ए पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो लेंगे ना, उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। और नॉर्मली इसे 1000 पे दिखाया जाता है, यानी 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो जो है ना, वो ज़रूर मेंटेन होना चाहिए। अगर मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं होगा ना, फिर क्या होगा, फिर सोसाइटी में ना इमोरल चीज़ें होंगी, अनैतिक चीज़ें होंगी, ठीक है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि माँ के गर्भ में फ्यूटस का सेक्स डिटरमाइन करना जो है वो इलीगल है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा आपको ये भी ख्याल रखना है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन भी ना मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? देखिए, जो बर्थ रेट है या फिर जो डेथ रेट है ना, ठीक है, उससे डिटरमाइन होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। और जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज एक्सपैंड होगा, तो इससे क्या होगा, आपके देश की इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ेगा। और एज ए फैमिली अगर देखेंगे तो फैमिली के तौर पे भी आपको क्या होगा, इकोनॉमिकली बर्डन बढ़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग की जाए। और चलिए अब चलते चलते इस चैप्टर को ख़त्म करते करते मैं बाइंड अप कर रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ इसके थ्रू, ठीक है, और फिर हम इस क्लास को आज ख़त्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये हमारा क्या है, टेस्टिज है।
टेस्टिज के बारे में हमने 2 काम आपको बताया। नंबर 1 मेल जर्म सेल यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और नंबर 2 मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन यहीं से होगा। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, तो स्क्रोटम के 2 काम है, टेस्टिज इसी में रहता है, तो ये टेस्टिज को प्रोटेक्शन देता है, और नंबर 2 ये टेस्टिज के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम करके रखता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। नंबर 3 ये वाला जो पार्ट है इसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं, और इसका काम क्या है, तो ये स्पर्म को स्टोर करता है। इसके बाद वास्ट डिफरेंस की बात की हमने। वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कैरी करके कहाँ पहुँचाएगा, सेमिनल वेशल्स तक पहुँचाएगा, और यहाँ पे हमने 3 ग्लैंड की बात करी, सेमिनल वेशल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड जो है ना क्या करते हैं, अपने अपने डिस्चार्ज जो है स्पर्म में मिला देते हैं, और इससे स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा मीडियम को अल्कलाइन करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ब्लैडर है, ब्लैडर में क्या होगा, यहाँ पे यूरिन जो है स्टोर होगा, ठीक है, और जब यूरिन बढ़ जाएगा तो प्रेशर होगा, तो ये पासेज जो है ओपन आउट होगा, और फिर यूरेथ्रा से क्या होगा, यूरिन बाहर आएगा। फिर हमने यूरेथ्रा की बात करी। यूरेथ्रा जो है कॉमन पासेज है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों डिस्चार्ज होंगे। एंड लास्टली हमने इसमें देखा था पेनिस। पेनिस जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या करेगा, स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहाँ पे, तो वेजाइना में, यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। फिर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओवेरी। ओवेरी का 2 काम, पहला काम क्या है, फीमेल जर्म सेल यानी एग को प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। उसके बाद हमने ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की बात करी थी। इसका काम क्या है, तो फर्टिलाइजेशन जो है यहीं पर होता है। यूटेरस की बात करें तो यूटेरस जो है यहीं पर आकर इम्ब्रायो जो है इम्प्लांट होता है। फिर ये सर्विक्स हो गया, ठीक है, नैरोवर पार्ट है, यूटेरस का निचला हिस्सा है। और वेजाइना, ये वेजाइना वो हिस्सा है जहां पर ये जो पेनिस है ना, ये पेनिस स्पर्म जो डिस्चार्ज करेगा, वो स्पर्म कहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, यहीं पे डिस्चार्ज करेगा। फिर ये स्पर्म जो है मूव करते हुए सर्विक्स से होते हुए यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में यहाँ आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट रेगुलरली डिवाइड होगा, डिवाइड होकर वो जाकर प्लेसेंटा में इम्प्लांट हो जाएगा, यानी यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर वो ग्रो करके एक चाइल्ड के रूप में उसका क्या होगा, जन्म होगा। तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो उसमें स्टेज अगर आपको बताना होगा तो आप क्या क्या बताओगे। नंबर 1 ओवुलेशन की बात करेंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, और देन फिर वो क्या होगा, चाइल्ड के रूप में जन्म लेगा एक बच्चा। तो ये था आज की क्लास। आज की क्लास में हमने प्रयास किया कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर जो इंसानों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसको आपको डिटेल में समझाया जाए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं एक और नए सेगमेंट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।